हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हरप्रीत बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि oogenesis क्या है। सो आज हम डिटेल में करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, उसके बाद स्पर्म अगर बनता है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम इसमें करेंगे। फिर देखेंगे कौन कौन सी स्टेजेस है इसके अंदर जिसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। फिर कई बार हमें बोला जाता है कि जो मेल हैं दे अंडरगो द प्रोसेस, बोल सकते हैं कि स्ट्राइल्स होते हैं। सो क्यों ऐसा होता है कि एक मेल जो है स्पर्म फॉर्मेशन होने के बावजूद स्ट्राइल्स हैं, तो वो भी इसके अंदर हम देखेंगे। ओके। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस टॉपिक से डील करेंगे, वो हम साथ साथ क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस? तो स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे ही है जैसे oogenesis था। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के बनने की क्रिया, प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये होगा कहां पे? इनसाइड द टेस्टिस। ओके। और टेस्टिस के अंदर भी कहां पे होगा? इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। मींस formation of sperm inside the testis is called as spermatogenesis। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दो छोटे छोटे फैक्ट्स है कि ये कब स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने फीमेल में देखा था कि फीमेल में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो मान लो कि फीमेल जो पॉवर्टी में एंटर कर गए हैं। इन द सेम वे जो मेल हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे एट द एज ऑफ 12 और 13। ओके। सो ये डिपेंड करता है। तो पॉवर्टी के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एट द एज ऑफ द 12, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें, ये कहां पे होगा? टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस में तो होगा। तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, वीडियो के अंदर देखा होगा, तो वो पहली वीडियोस देखो उसमें पता चल जाएगा। तो उसके अंदर आपने देखा था एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका? दैट इज टेस्टिस का। और उसको क्या नाम दिया गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस। क्योंकि टेस्टिस का मेन काम क्या है? उसका काम है क्या बनाना? दैट इज हार्मोन्स बनाना और क्या बनाना? स्पर्म्स को बनाना। और दोनों ही ये काम कर रहा है। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किसका? टेस्टिस का। तो ये हमारे पास हो गया। एंड उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे हमें किसके लिए? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। सो दीज आर द स्टेप दैट वी हैव टू फॉलो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मेटिड? वो भी हम बताएंगे आपको। स्पर्मेटिड और स्पर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे हमने, अगर आपने बॉटनी के अंदर पढ़ा हो माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन, तो माइक्रोस्पोर ही आगे आके पोलन ग्रेन बनाते हैं। ओके। लेकिन माइक्रोस्पोर इस काबिल नहीं होते कि वो पोलन ग्रेन का काम कर सके, मींस पॉलिनेशन कर सके, क्योंकि उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होनी होती हैं। जब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगी माइक्रोस्पोर के अंदर, तब जाके वो पोलन ग्रेन बनता है। इन द सेम वे यहां पे अगर हम देखें, देयर इज स्पर्मेटिड्स दैट हैज टू अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हो, डेवलपमेंट बोल सकते हो। ओके। सो कुछ चेंजेस उसके अंदर आएंगी और उन चेंजेस के बाद ही वो एक मैच्योर स्पर्म में कंप्लीटली चेंज हो सकता है और वही स्पर्म आगे के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। सो ये सब चेंजेस हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। तो मैं इसलिए छोटे छोटे करके बता रहा हूं ताकि हमारे दिमाग के अंदर स्टेप बाय स्टेप वो चीजें इनकलकेट हो जाए, फिर हम आसानी से उनको क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। ओके। तो ये चार चीजें आपको कंप्लीटली होगी होंगी लर्न मेरे ख्याल से। सबसे पहले डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कब होती है ये? एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी। दो हो गया। कहां पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहां पे है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? टेस्टिस के अंदर। स्ट्रक्चर आपको पता होगा टेस्टिस का। ओके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करता है? वो स्पर्म को बनाता है। ओके। उसके बाद हमने बात की थी कि स्टेप्स कौन से, तो दो स्टेप है। एक आ गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का बनना, और दूसरा उस स्पर्मेटिड का स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट होना। ओके। मींस उसका मेटामॉर्फोसिस होना, मतलब उसके अंदर चेंजेस आना, और वो चेंजेस आएंगी तब जाके वो स्पर्म बनेगा और आगे के क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा विद द ओवम। तो यहां तक हो गया कंप्लीट। तो हम इसको बाद में देखेंगे। अब आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया हुआ है किसका? टेस्टिस का। तो टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा बनाया कैसे ये प्रोसेस होगा। तो बड़ा कलरफुल है,
एक एक चीज को हम बता रहे हैं कैसे प्रोसेस होगा। तो अब हम चलते हैं आगे, दैट इज ए प्रोसेस होगा कैसे, कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे कंप्लीट होगा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस के लिए, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेयर। तो ये हमारे पास जो लेयर दिख रही है, ये लेयर के आगे ये पूरा जो मैंने बनाया दैट इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, और इसके अंदर आप देख रहे हो ये एक लेयर आगे जिसको बोल सकते हो जर्मिनल लेयर। सो ये इसलिए इसको बोलते हैं जर्म लेयर, जर्मिनल लेयर, बिकॉज यही लेयर है जो आगे जर्म सेल्स को बनाएंगे। पता ही है ना आपको, प्राइमोडियल सेल्स, कौन से सेल जो आगे आके स्पर्मेटोगोनिया को जन्म देंगे। जैसे वहां पे आपने देखा था oogenesis में ooगोनियम बने थे जर्म लेयर से या जर्म सेल से। सो इन द सेम वे यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेगी, आपको अगर देख रहे हो तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और जर्म लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर दिख रहे हैं प्राइमोडियल सेल्स हैं, दैट after some time get converted into a or give rise to the spermatogonia। तो spermatogonia मान सकते हो अब यहाँ पे इस केस में कि फर्स्ट सेल आ गया जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ये किसके साथ अटैच है, ये इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनर लेयर के साथ अटैच है। ओके इनके उस साइड प्रेजेंट है टुवर्ड द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो दिस स्पर्मेटोगोनियम, गोनियम हो गया सिंगुलर, गोनिया हो गया प्लूरल, मींस स्पर्मेटोगोनिया मींस बहुत ज्यादा, स्पर्मेटोगोनिया मींस सिंगुलर। ओके सो दिस स्पर्मेटोगोनिया व्हिच इज रेड इन कलर, यहां पे मैंने शो किया है, दे आर डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब दैट इज 2n, तो ये क्या है 2n है, और कहां से निकले, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनको बना रही है स्पर्मेटोगोनिया। सो इतने सारे स्पर्मेटोगोनिया जो हैं ये बहुत ही ज्यादा होंगे और बहुत ही ज्यादा माइटोसिस करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है स्पर्म का जो काउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल के केस में। यहाँ पे एक एग रिलीज होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है जो इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको दिख रहे हैं, इनर वॉल में, it undergo number of mitosis so that it give rise to number of cells। बहुत सारे सेल्स देंगे यहाँ पे। अब उन सेल्स में से कुछ सेल्स, उनमें से कुछ सेल्स जो होंगे दे अंडरगो ग्रोथ पीरियड। ओके तो पहला फेज कौन सा गया जब इन्होंने मल्टीप्लाई किया, दैट इज माइटोटिक फेज। सो माइटोटिक फेज जैसे मैं पहले पढ़ा था दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसको बोल सकते हो। उसके बाद एक फेज आता है ग्रोथ फेज। ओके तो oogenesis में भी आया था, यहां पे भी आ रहा है। तो अब ये जो ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सेल को ग्रो करना है। तो यहाँ पे यही सेल जो मैंने यहाँ पे बड़े करके बताए हैं, सो सम ऑफ द सेल्स, आप ये नहीं बोलोगे सारे के सारे, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम अंडरगो ग्रोथ फेज। ओके तो ये जब ग्रोथ करेंगे तो इनका साइज भी बड़ा होगा, ऑब्वियस है बड़ा होगा, तो ये साइज बड़ा हो गया। सो जब इनका साइज बड़ा होगा, ये ग्रोथ फेज पूरी कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन दे आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो फेजेस के साथ साथ आपको डिप्लॉइडी, जब बोल सकते हो पॉलीप्लॉइडी का या प्लॉइडी लेवल भी आपको ध्यान रखना है इनका। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये क्या 2n, तो 2n पता है डिप्लॉइड होता है, मतलब पेरेंट्स के दोनों पेरेंट्स उनके पास क्या है सेट पड़ा हुआ है। तो एक और एक पेरेंट्स का मिला के 2 क्रोमोसोम उनके पास पड़े हैं, 46, 23 एंड 23 दोनों पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देखो 2n है, यहाँ पे भी 2n है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये क्या करेगा, अब इसको करनी है मियोसिस। आप oogenesis को पक्का दिमाग में रखो, आपको थोड़ा सा मजा आएगा क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, मैंने ही आपको ये बताया था वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे ग्रोथ फेज के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द first meiotic division, that is first meiosis, that is equivalent to the reductional division, that is equal to, that is reductional division बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे सेल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। कितने रिड्यूस होंगे, हाफ। अगर यहाँ पे 46 थे तो वहां पे 23 हो जाएंगे, अगर ये 2n थे तो वहां पे n हो जाएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस फर्स्ट का। तो यहाँ पे जैसे मियोसिस होगी तो ये जैसे मियोसिस करेगा, मान लो ये मियोसिस करेगा तो ये क्या करेगा, मियोसिस करके क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस कितने हो गए, 2n का कितना हो गया, n एंड n, और एक सेल से कितने बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है अपने पेरेंट से हाफ हो जाएंगे। ओके अगर यहाँ पे 4n था वहां पे 2n हो जाएगा, तो जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा। सो अब ये जो 2 सेल बने किसके बाद, मियोसिस 1 के बाद, तो आप उसको क्या बोलोगे, जब मियोसिस 1 हुई उसके बाद जो सेल बने तो उससे जो सेल बने उनका क्या नाम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके तो सबसे पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनिया, फिर क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर क्या बना, मियोसिस 1 के बाद
दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, और प्राइमरी वाला क्या था, डिप्लॉइड था वो। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने अपनी जो मियोसिस सेकंड है उसको भी तो कंप्लीट करना है। अभी मियोसिस पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, मियोसिस 1 हुई है, तो अब ये क्या करेगा, मियोसिस 2 करेगा। तो जब ये दोनों के दोनों मियोसिस 2 करेंगे तो ये क्या करेंगे, तो वो क्या होती है, वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। सो मियोसिस 2 इज इक्वल टू द माइटोसिस, तो वो माइटोसिस के बिल्कुल बराबर होगी। तो जब ये माइटोसिस करेंगे, क्योंकि मियोसिस 2 इक्वल टू माइटोसिस, तो इनसे क्या होगा, दो सेल बनेंगे, इससे भी 2 सेल, इससे भी 2 सेल। मतलब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था 1 सेल से, और एट द में कितने मिले, 4। यहां से स्टार्ट किया था 2n, यहां पे क्या n n n n, तो 2n से बन गया n, हैप्लॉइड हो गए। और हमारा मकसद, हमारा पर्पस ही यही था कि हमने उनको n करना है, क्योंकि फीमेल ओवरी के अंदर जो, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में जो वेट कर रहा है इसका, वो कौन है, ओवम, वो भी n है, तो ये भी n, और n मिलके फिर से 2n बन जाएंगे, ताकि अगली लाइफ जो है वो स्टार्ट हो सके। सो ये जो बने, ये क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की जब मियोसिस 2 होती है कंप्लीट, तो जो स्ट्रक्चर सामने आते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़ा शेप चेंज होगा, दे आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। क्या बोलो इनको, स्पर्मेटिड। तो हमारा पहला, आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला था, पहली स्टेज क्या है, पहली फेज क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो ये हो गया स्पर्मेटिड। तो पहले बना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आई स्पर्मेटोगोनियम, इनकी ग्रोथ हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसकी मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसकी मियोसिस 2 हुई, सेकंड फेज होगी स्पर्मेटिड। तो हमारा पहला कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस स्पर्मेटिड के, मैंने बोला ये ऐसा स्ट्रक्चर कि ये फीमेल की ओवम को तोड़ नहीं सकता, फीमेल ओवम के साथ जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। हमें उन डेफिशिएंसीज को कंप्लीटली पूरा करना है, ताकि कंप्लीट करना है, ताकि वो आगे आके ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर सके। कैसे करेंगे, अब क्या करेगा, जैसे ही स्पर्मेटिड बनेगा तो एक नया प्रोसेस करेगा और चल जाएगा सर्टोली सेल्स के पास। तो ये एक नया प्रोसेस करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस। इन चीजों को अच्छी तरह से समझ लेना, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। ओके, सो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये केवल कंफ्यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होके उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होंगी और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हो दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। यहां तक आया समझ। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm, that is functional sperm from the spermatid, okay, is called as spermiogenesis। उस प्रोसेस को बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब अगर हम बात करें किसकी, कि स्पर्म तो बन गए, कहां से बने, स्पर्मेटिड से बने। जैसे ही स्पर्म बनेंगे तो स्पर्म को खाने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए होगी। आपको पता ही है कि स्पर्म ने बहुत बड़ा सफर तय करना है, उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए। सो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था, सर्टोली सेल्स। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं जो टेस्टिस के बीच में होंगे, बताया था ये होंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्पर्म्स बनेंगे, यहाँ पे जितने भी स्पर्म्स बनेंगे वो क्या करेंगे, दे एम्बेडेड इटसेल्फ टू द सर्टोली सेल। तो ये अपने आप को, अपना जो हेड होता है उसको सीधा कहां डाल देंगे, सर्टोली सेल के अंदर। ओके, आप फिर से इसको कंपैरिजन करो कि इसके साथ जब एग बने थे, उसमें जाइगोट बना था, तो जब उसके ट्रोपोब्लास्ट ने अपने आप को कहां पे एम्बेडेड कर दिया था, एंडोमेट्री वॉल के अंदर, ताकि न्यूरिशमेंट मिले 9 मंथ के लिए। वैसे इसको भी तो कुछ टाइम के लिए क्या चाहिए, न्यूरिशमेंट चाहिए। सो ये जो न्यूरिशमेंट होती है कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल। ओके, तो यहां पे रहेंगे कौन, दैट इज स्पर्म्स, अपने आप को एम्बेडेड कर लेंगे। अब बात आती है कि यहां से स्पर्म जब निकलेंगे, कहां से, सर्टोली सेल से, जब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जब बाहर आते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, उसके लिए भी एक टर्म दी गई है, दैट इज स्पर्मिएशन। क्या बोलोगे, तो ये स्पर्म जब यहां से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ओके, तो ये प्रोसेस आ गया स्पर्मिएशन। ओके, अब मैं 3 प्रोसेस को आपसे पूछूंगा, कौन सा। एक मैंने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज क्या, स्पर्म का बनना। दूसरा प्रोसेस मैंने बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग होता है कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द
sperms, that is called spermiogenesis. और तीसरी टर्म आ गई आपके सामने, that is spermiation. तो spermiation is the process of release of the sperm from the seminiferous tubules. That process is spermiation. तो ये तीन टर्म्स है, रिक्वेस्ट है इनको अच्छी तरह से कर लेना क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती है। कई बार spermiation पूछा होता है तो आप इसके बारे में लिख देते हो, कई बार ये पूछा होता है खाली 1 नंबर का 2 नंबर का, आप ये लिख देते हो। तो क्वेश्चन का समझ आएगा तभी आप उनको सॉल्व कर पाओगे। सो ये दो चीजें मैंने आपको समझा दी, एक मैंने समझा दिया ये कंसेप्ट छोटा सा, एक मैंने बता दिया कि टेस्टिस के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, वो ये है कि मैंने पहले भी बोला फीमेल के केस में भी जो पूरा प्रोसेस था दैट आर हार्मोनल कंट्रोल, दैट आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन्स। इन द सेम वे स्पर्मेटोजेनेसिस इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय, फुली कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। इनको भी हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, अब इसका थर्ड के बाद फोर्थ पोर्शन पे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन दैट इज हार्मोन पे आते हैं। तो अब सीधा अपने ब्रेन पे आते हैं। तो सोच लो जो भी मेल्स हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, तो प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा, ब्रेन से। ब्रेन में कहां से, हाइपोथैलेमस से। और मैंने वहां पे भी बताया था oogenesis में कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक जैसे ही मेल मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे तो मेल के मान लो एक ट्रिगर चला गया, भाई हम मैच्योरिटी आ गई है, तो अब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो गोनैड को एक्टिवेट करेगा। लेकिन वो हार्मोन है कहां पे, वो है दैट इज पिट्यूटरी के अंदर, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के अंदर पड़ा है, लेकिन हाइपोथैलेमस उसको एक्टिवेट करना है, उसको स्टिमुलेट करना है पिट्यूटरी को, भाई जाग। और मेल को आपने क्या करना, मैच्योरिटी की तरफ लाना है, उसमें मेलनेस लानी है, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन करनी है। तो पिट्यूटरी उठ जाएगी, हाँ भाई करना तो है ही है। तो पिट्यूटरी के पास क्या है, ये हार्मोन है। कौन से हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या है, गोनाडोट्रोपिन्स। अब गोनाडोट्रोपिन क्या होते हैं, एक होता है LH, एक होता है FSH। फिर से सुनो, ये आगे पिट्यूटरी, ये क्या है, ये पिट्यूटरी है, और ये क्या, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज किया, उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, तो इस हार्मोन ने जाके पिट्यूटरी को उठाया कि भाई क्या रिलीज कर, आपने हार्मोन रिलीज कर। कौन से, गोनैड में जाके, टेस्टिस में जाके जो वहां पे एक्टिविटीज करेंगे। क्या एक्टिविटीज करेंगे आगे देखते हैं। तो जब इसको जगाया तो इसने अपने हाथ से वो रिलीज कर दिए। कौन से हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां तक आ गया समझ। अब ये दोनों हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेंगे, अब ये क्या करते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ब्लड के थ्रू पहुंचता है लेडिक सेल्स में। तो मुझे लगता है कि आपको लेडिक सेल्स का पता होगा। टेस्टिस के अंदर मान लो कि यही सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसके यहां पे क्या है, यहां पे ये पड़े हुए, मान लो ये लेडिक सेल्स है, क्या है, लेडिक सेल्स। तो ये लेडिक सेल्स जो यहां पे पड़े होंगे आगे पीछे, तो वो लेडिक सेल्स जो हैं, लेडिक सेल्स, तो ये लेडिक सेल्स क्या करेंगे, ये लेडिक सेल्स कहां पे, यहां पे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराएंगे। समझ आ गया। तो इनका काम होता है इस लेडिक सेल का, किसको रिलीज करवाना, टेस्टोस्टेरोन। तो आपको पता ही है मेल में सबसे बड़ा हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो मेल में मेलनेस लाता है, मेल के जितने भी फीचर्स हैं जो मेलनेस वाले वो सारे यही लाता है। इसकी गड़बड़ी होगी तो मेलनेस नहीं आएगी। तो इसके बॉडी के अंदर हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, बॉडी ब्रॉड होना, मसल्स का डेवलप होना, मूछें आना, दाढ़ी का आना, ये सब वॉइस मेल जैसी होना, ये सब कौन करता है, ये करता है। इसके साथ साथ जो एंड्रोजन है, ये दोनों जो है, ये क्या करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बोलेगा भाई प्रोसेस स्टार्ट कर। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट कर, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो फिर से सुनो, हाइपोथैलेमस ने जगाया पिट्यूटरी को बाय ए हार्मोन कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज किए, FSH एंड LH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। इन्होंने जाके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बोला, भाई उसको भी तो कोई बोलेगा ना, सेल बना अपनी मर्जी से थोड़ी बनाएगा वो। सो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को बोला कि तुम क्या करो, स्पर्मेटोगोनिया को प्रोसेस स्टार्ट करो, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया। अब आगे क्या होगा, ये बनते गए बन के यहां तक सारा स्पर्म्स बन गए। अब जो दूसरा FSH था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसने क्या किया, वो आया सर्टोली सेल के पास, इस सर्टोली सेल के पास, उसने इसको स्टिमुलेट किया।
उसने सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया। किसके लिए? कि भाई जो स्पर्मेटिड था उसको स्पर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब स्पर्मेटिड को बनाना इसका काम, इसकी ड्यूटी। आगे स्पर्मेटिड जो इसमें जाके एम्बेडेड होगा, आगे का न्यूट्रिशमेंट देके उसको आगे पूरा डेवलप करना, उसकी पूरी जितनी भी मतलब डेवलपमेंट होनी है, जितनी ग्रोथ होनी है, वो किसका काम है? सर्टोली सेल का। और किसने स्टिमुलेट किया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ओके, तो उसने इसको स्टिमुलेट किया फॉर द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। सो दीज आर द हार्मोन्स दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। किस तरह से किया वो मैंने पूरा एक चार्ट, मैंने पूरा का पूरा चार्ट इसलिए बनाया कि केवल पेपर में आया था, वो पता नहीं चलता कि हम ब्रेन को इस किस तरह से रिलेट करें। तो ऐसे रिलेट करके आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, और आपको फ्लो चार्ट जो मैं बनाता ही हूं हर बार, तो उससे क्या होता है कि हमें बिना पढ़े चीज को समझ आता है। लिखना उतना मुश्किल नहीं है, समझना ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर डायग्रामेटिकली समझ आ जाए तो और भी अच्छा है। यहां तक आया समझ? सो ये हमारे पास आ गया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैंने कंप्लीट में एक एक 4 स्टेप के अंदर पूरा समझा दिया आपको। ओके, तो आपने यहाँ पे कौन सी मल्टीप्लिकेटिव फेज देखी, फिर आपने ग्रोथ फेज देखी, फिर आपने मैचुरेशन फेज भी देख ली इसकी, किस तरह से वो स्पर्म मैच्योर होता है। अब आप आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, कि स्पर्म का स्ट्रक्चर है क्या, क्या क्या इसके अंदर होगा, क्या क्या वो करेगा। तो जब ये स्पर्म पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पर्म दिख रहा है इसमें क्या क्या है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले दिखता है दैट इज बाहर जो इसकी लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो बाहर का एनवेलप है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट। सेकंड आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, ये दिस इज द एक्रोसोम, जो कैप, मान लो कि ये एक कैप की तरह स्ट्रक्चर है ना, जैसे किसी ने कैप लगाई हुई है, तो ये कैप की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर, सिर के ऊपर कैप दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो मदद करते हैं किसको रप्चर करने के लिए, जो फीमेल की वॉल होती है उसको रप्चर करके अंदर न्यूक्लियस को डालने के लिए। तो सारे का सारा कमाल इसी का है। ओके, दूसरा यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द हेड। तो ये कैप आ गई, ये आगे हेड आ गया। तो हेड के अंदर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तोड़ना इसने है, लेकिन मेन काम न्यूक्लियस का है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या आ गया? ये हमारे पास हैप्लोइड न्यूक्लियस आ गया एन। तो इस न्यूक्लियस का ही सारा काम है, क्योंकि इसी न्यूक्लियस को हमने वहां पे पहुंचाना है। ओके, सो अब आ गया न्यूक्लियस हेड के अंदर। उसके नीचे आप नेक, ये अपनी बॉडी, ये नेक आ गई। तो नेक के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल है। अगर सेंट्रियोल नीचे रह गया तब भी प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल की एक फेज होती है, मेटाफेज में रुकी होती है। वो कहती है कि जब स्पर्म मेरे से टक्कर मारेगा तभी मैं मेटाफेज पूरी करूंगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके पास सेंट्रियोल है, और एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। इसलिए जब टक्कर लगेगी सेकेंडरी oocyte इसी सेंट्रियोल की मदद से अपना मेटाफेज कंप्लीट करके आगे जाएगा एनाफेज और टेलोफेज के अंदर, तब उसकी जो मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, दिस इज द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या? एनर्जी, बैटरी है। ये स्पर्म की बैटरी है। अगर हम इसको निकालें तो स्पर्म को फीमेल वेजिना से, यहीं से लगा लो, यहां से कहां तक जाना है? फीमेल यूट्रस को क्रॉस करके फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाना है। तो इतना रास्ता कौन तय करेगा? ये बैटरी चार्ज होगी तभी वहां पे पहुंचेगा, अदरवाइज वहां पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी एक स्ट्रक्चर ध्यान से रखो कि ये आपके पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, बैटरी आ गई इसकी। और ये नीचे टेल है, तो अगर टेल नहीं होगी तो ये वाइब्रेट कैसे करेगा? ठीक है ना, आपने एक हेलीकॉप्टर है उसमें बैटरी तो लगा दी, ऊपर पंख ही नहीं लगाए तो बैटरी चलती रहेगी, पंख नहीं होंगे तो उड़ेगा नहीं। इन द सेम वे यहाँ पे जो बैटरी माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर है मिडल पीस में, लेकिन ये टेल जो है फ्लैजिला लाइक, ये क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगी, जिसके कारण ये आगे मूव करेगा। अब खुद बताओ भगवान ने, नेचर ने कितने सिस्टमेटिक वे में इसको तैयार किया हुआ है कि एक एक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, ये वहां तक पहुंचाएगी। ये जो पार्ट है मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रियोल एग के लिए है, वहां पे नहीं भगवान ने डाला, इधर डाला कि जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तभी उसकी मेटाफेज जो है वो कंप्लीट करके आगे जाएगा। तो ये उसके लिए आ गया। यहाँ पे ये न्यूक्लियस चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उसको वहां पे जाके फ्यूजन करनी है, 2 एंड बनाना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेल के कैरेक्टर इसके अंदर है, मतलब मेल के जितने कैरेक्टर इसी के अंदर पड़े हुए हैं। और ये क्या है? जब तक ये नहीं होगा तो वो टूटेगी नहीं। तो एक एक पार्ट इसका इतना इंपॉर्टेंट है। यहां तक आगे समझ? तो ये था स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि कई बार हम ये बोलते हैं कि मेल जो होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं।
है ना, स्पर्म प्रोडक्शन हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी स्टेराइल है। कारण क्या होता है? तो कारण बड़े सारे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 100, अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्पर्म कितने प्रोड्यूस होते हैं, 200 to 300 मिलियंस, मतलब कि करोड़ों में प्रोड्यूस होते हैं एक एजैकुलेशन मींस एक सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। तो अगर करोड़ों में प्रोड्यूस होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम आएंगे। तो एक फर्टाइल मेल के लिए 60% जो स्पर्म्स होते हैं उनके अंदर मोटिलिटी होनी चाहिए, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, पूरा एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है तो वो खराब हो गया। किसी की टेल कट गई, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, किसी का ये नहीं है, तो वो डिफॉर्म, वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो अगर वो 40% से ज्यादा हैं, इट मींस मेल स्टेराइल होगा। ओके, क्योंकि उनका नंबर इतना कि इनमें से भी काफी ज्यादा तो फीमेल यूट्रस के अंदर मर जाएंगे, वेजिना में मर जाएंगे, आधे उसमें सीलिएटेड स्ट्रक्चर वहां पे फंस जाएंगे, तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस मेल को हम बोल सकते हैं जिनकी विटिलिटी कम होगी, जिनके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हो सकता है उसमें कम हो, इतनी एनर्जी नहीं है कि वो वहां तक 2 दिन में पहुंच जाए, क्योंकि उनकी स्पीड उतनी नहीं होती है। तो बड़े वाले जब टेस्ट होता है उनको यही देखते हैं कि उनकी स्पीड कितनी है, क्या नॉर्मल स्पीड के जितने ये चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। सो ये सारी बातें इंक्लूड करते हैं जब भी हम ये टेस्ट करवाते हैं, जिसके लिए फर्टिलिटी टेस्ट होता है। ओके, सो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सो ये हमारे पास आ गया the whole concept of the spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation, sperm का structure and the hormonal control of the spermatogenesis. Okay, so इसी के साथ हमारा ये यूनिट जो था, जो मैंने बोला था आपको पहले भी, हमारा एक सीरीज चल रहा था, वो सीरीज कंप्लीट हुआ। तो होप करूंगा कि आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। ओके, सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मैं आगे मोटिवेट होकर और भी वीडियोस बनाऊं। ओके, टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।